वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है कि सब कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या करेंगे, सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे, चेंज करेंगे एक तरीके से। अब सप्लाई क्या होता है अगर आपको जानना है, सप्लाई मतलब क्या होता है। सप्लाई जो प्रोड्यूसर करते हैं, जैसे हम डिमांड करते हैं, मैंने डिमांड का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, आपको लिंक में मिल जाएगी। पर वैसे ही जब डिमांड होता है तो डिमांड करते हैं हम, कोई चीज़ की मांग कर रहे हैं तो वो चीज़ को सप्लाई करने के लिए भी तो कोई रहना चाहिए ना। मैंने बोला मुझे बुक चाहिए तो बुक देने वाला कोई चाहिए, मैंने बोला मुझे पानी चाहिए तो मुझे पानी देने वाला कोई चाहिए, मैंने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम बनाकर कोई प्रोड्यूस करके उसको बेचने वाला चाहिए। तो जैसे मैंने डिमांड किया तो मुझे कोई ना कोई सप्लाई करने वाला चाहिए ही चाहिए। तो अब यहाँ हम वो पढ़ते हैं, डिमांड कौन किया, कंज्यूमर ने किया, मैं कंज्यूमर, आप कंज्यूमर, हमारे आसपास मोस्टली सब कंज्यूमर है। लेकिन जो सप्लाई कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करने के बाद जो क्या कर रहा है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और प्रोड्यूसर बिहेवियर, इस चैप्टर में हम लोग ये टॉपिक को पढ़ते हैं कि हाँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन से होते हैं, कि सब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वो कौन से फैक्टर रहते हैं हम वो पढ़ेंगे कि जैसे अभी सप्लायर, सप्लायर मतलब वही प्रोड्यूसर, वो क्या करते हैं। कभी कभी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा रहती है कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ भी मैंगो, यहाँ भी मैंगो, अरे ये भी ठेले पे लिया है, ये भी ठेले पे लिया है, ये जो भी देखते हो ना कि अरे यही भाजी इधर भी है, यही भाजी इधर भी है, ये भाजी, अरे कितनी सारी भाजी है। तो समझ में आता है कि अरे सब जगह सेम है, मतलब मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा हो गई, तो वहाँ सप्लाई ज़्यादा क्यों हुई है। या कभी कभी हम जाते हैं तो स्कैरसिटी रहती है, मतलब वहाँ बहुत कमी रहती है, क्या चीज़ की, स्कैर मतलब कम। तो वहाँ कम क्यों रहता है, मतलब मार्केट में अगर समझो कभी कभी क्या होता है, हम नॉर्मल टमाटो, डेली लाइफ की हम एग्जांपल ले सकते हैं कि डेली लाइफ में हम जब मार्केट में जाते हैं या कोई चीज़ तुम्हें जाना है मार्केट में लेने के लिए और उस चीज़ की कमी है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, वहाँ सप्लायर जो है ना उसने कम सप्लाई किया है। अगर मार्केट में ज़्यादा है मतलब वहाँ सप्लायर ने सप्लाई ज़्यादा की है। तो यहाँ ये हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि सप्लाई इस बार ज़्यादा क्यों है और अगर सप्लाई कम है तो कम क्यों है, तो उसका रीज़न क्या होता है वो हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। आप मेरे साथ बने रहो, आपको अराउंड 10 मिनट में समझ में आ जाएगा ओवरऑल कि होता क्या है। वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, समझ में भी आएगा, और इकोनॉमिक के चैप्टर्स आपको बहुत टफ लगते हैं, बट मैं बता दे रही हूँ मेरे साथ आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझेगा और एग्जाम में आपको रट्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से लिख कर आओगे। तो चलो चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि कमोडिटी, जो भी कमोडिटी है, गुड्स, उसकी प्राइस मैटर करती है। अगर समझ लो, अब ये जो प्राइस गुड्स की कैसे डिसाइड होती है, ये डिमांड और सप्लाई के फैक्टर से प्राइस डिसाइड होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि हाँ जिस हिसाब से डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई कितना है कितना नहीं, उस हिसाब से हम एक गुड्स की क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड होती है मार्केट में। लेकिन हम बस ये देखेंगे कि अभी अगर समझ लो एक गुड्स की प्राइस क्या है, आज मार्केट में मैंगो का एग्जांपल ज़्यादा अच्छा है तो वही लेते हैं। तो मैंगो का समझ लो प्राइस, जब मैं मार्केट में गई तो वहाँ क्या था, 40 रुपीज़ के जी मार्केट में चल रहा है। तो मैं गई, वैसे सप्लायर को भी पता रहेगा ना कि मार्केट में जो मैंगो का प्राइस क्या चल रहा है, 40 रुपीज़ के जी। तो अभी वो सप्लायर क्या सोचेगा, 40 रुपीज़ में मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होएगा, थोड़ा प्राइस बढ़ने दो। अगर कम प्राइस कम है गुड्स की तो सप्लायर क्या करेगा, उसके पास जो सामान है ना वो कम सेल करेगा कि हाँ जब प्राइस ज़्यादा होएगा ना तब मैं ज़्यादा निकालूंगा सप्लाई करने के लिए, कि तब मुझे प्रॉफिट होगा। अब तुम्हें कंज्यूमर के व्यू से नहीं सोचना है, यहाँ तुम्हें सप्लायर के व्यू से सोचना है कि तुम प्रोड्यूसर हो। तो यहाँ जो सप्लाई और जो जैसे डिमांड और प्राइस का क्या था, इनवर्स रिलेशन, कि डिमांड ज़्यादा होती थी, प्राइस अगर कम होती थी तब हम डिमांड ज़्यादा करते थे, और प्राइस जब ज़्यादा होती थी तो हम डिमांड कम करते थे। बट सप्लायर क्या करता है कि प्राइस जब ज़्यादा होती है तब वो सप्लाई ज़्यादा करता है, प्राइस जब कम होती है तो वो सप्लाई कम करता है। इसका रीज़न यही है कि तुम ही समझो, अगर तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी, सोचो तुमने अगर समझ लो तुम सेल करने जा रहे हो ओवरलेक्स पे कोई भी सामान, तो तुम ये ढूंढोगे कि अरे कौन सा कस्टमर मुझे ऐसा मिले जो मेरी गुड्स को ज़्यादा प्राइस में, क्योंकि उससे तुम्हें प्रॉफिट होगा।
तो वैसे ही यहाँ है कि कमोडिटी का प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस कम रहेगा तो सप्लाई कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या समझ में आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूस किए हैं, जो गुड्स उसने प्रोडक्शन किया है, जैसे प्रोडक्शन उसने मैंगो जूस का किया है, एक ही एग्जांपल ना, बट ले लो समझो बस। यहाँ क्या हो गया, मैंगो जूस का अगर उसने प्रोडक्शन किया है तो प्रोडक्शन करते टाइम पे उसको जो खर्चा हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है कि कॉस्ट क्या लगा है प्रोडक्शन का, कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, या फैक्ट्री में रेंट कितना पे किया, वर्कर्स को कितना दिया, सब ओवरऑल जो कॉस्ट हुआ है, खर्चा हुआ है। अगर खर्चा ज़्यादा हुआ रहेगा तो उसके पास सप्लाई करने के लिए जो प्रोड्यूस हुआ रहेगा ना वो कम हुआ रहेगा, और वही अगर समझ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ रहेगा तो सप्लाई करने के लिए उसके पास जो मटेरियल रहेगी वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। कि यही है, अगर समझ लो तुम कोई बिजनेस में 1 लाख डाल रहे हो और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही निकल गया 40,000, तो तुम्हारा जो माल बनेगा वो 60,000 का बनेगा। बट अगर वही तुमने 1 लाख डाला बिजनेस में और 20,000 ही तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, तो तुम्हारा जो प्रोड्यूस होएगा, जो भी गुड्स या कमोडिटी, वो तुम्हारी ज़्यादा होएगी, तो तब वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट ऐसा रिलेट करता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या समझ में आता है कि यहाँ अब तुम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो वो भी मैटर करता है। अगर तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी और नई नई मतलब एकदम अच्छी वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा कि तुम्हारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, अभी की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, कॉस्ट कम। तो यहाँ क्या होगा, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा। और वही अगर तुम ओल्ड टेक्नोलॉजी या कोई टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हो तो सेम, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, या किसी भी तरीके से तुम्हारा प्रोडक्शन जो रहेगा वो कम होगा, बिकॉज तुम अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे। तो जब प्रोडक्शन ही कम होगा, माल ही कम बनेगा, तो तुम सप्लाई कैसे ज़्यादा करोगे? तो वहाँ भी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स से क्या समझ में आता है कि यहाँ क्या रहता है, जो अदर गुड्स रहते हैं। अब अदर गुड्स मतलब समझ लो राइस, चावल की खेती। और वहीं क्या हुआ, अब जब पता चल रहा है कि चावल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, तो चावल की प्राइस क्या है, बहुत कम है। मतलब चावल कितना रुपया, 20 रुपये किलो बिक रहा है, 20 रुपीज़ kg। तो क्या हुआ, अब जो प्रोड्यूसर या जो हमारे किसान रहते, फार्मर्स, वो देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो बहुत कम मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हर किसी के खेत में क्या है, राइस है। तो अब वो बोलेंगे अब वीट की डिमांड ज़्यादा है तो मुझे सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ क्या होगा, जब वो वीट का प्रोडक्शन करके वीट बेचेंगे, अब क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि चावल की प्राइस कम है और वीट की प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि वीट मिल नहीं रहा है मार्केट में जब वीट है नहीं, तो चावल 20 रुपये किलो मिल रहा है, लेकिन वीट हमें 40 रुपीज़, गेहूँ हमें 40 रुपये किलो मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाँ, जो भी प्रोड्यूसर रहेगा वो क्या करेगा, हम मतलब प्रोड्यूसर, तो हम क्या करेंगे, तब हम गेहूं की खेती करेंगे, गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद हम गेहूं को क्या करेंगे, सेल करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इतना समझा? तो यहाँ हो गई कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी मैटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से सप्लाई पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ क्या होता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, अगर समझ लो हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट मतलब निर्वात और आयात ऐसा होता है। निर्वात मतलब हम भेज रहे हैं, आई होप हिंदी इतनी प्रॉपर नहीं, बट फिर भी एक्सपोर्ट का मतलब होता है इस कंट्री में, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ है, इंडिया के समझ लो कश्मीर के एप्पल, और फिर हमारे असम के चाय के बागान के वो चाय, ये सब समझो। तो यहाँ क्या हुआ कि ये सब का प्रोडक्शन, जो मसाले वसाले हमारे इंडिया के बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छा मतलब मसाला हमारे इंडिया में मिलता है। तो इन मसालों का, पल्सेस का, जब हम लोग क्या करते कि जो अच्छी क्वालिटी के हैं या जो भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, हम लोग को पता है इसकी डिमांड बाहर ज़्यादा है। बाहर मतलब
एक्सपोर्ट कंट्रीज में, मतलब अदर कंट्रीज में, अदर देन इंडिया, इंडिया को छोड़ के बाहर क्या हुआ है, दूसरे देश में इसका क्या है, डिमांड ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम मतलब इंडिया के प्रोड्यूसर वो क्या करते, वो एक काम करते कि इंडिया का सामान क्या करते फिर बाहर बेचते। ये सबको पता है। अभी हमारा जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली होता है, और बिजनेस अभी हम लोग ग्रो इसी तरीके से करते हैं। तो अपनी इंडिया को इनकम होएगी, इसकी वजह से इंडिया क्या कर रही है कि जो भी अच्छी चीज़ हो रही है वो प्रोडक्शन होने के बाद एक्सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि अब तो उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो जो चीज़ बची हुई है अब वही यहाँ सेल होगी। तो कम अगर बचा है तो यहाँ सेल कम होगा। अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे तो यहाँ बचेगा ज़्यादा, तो यहाँ जो सप्लाई होगा वो ज़्यादा होगा। तो सप्लाई मैटर यहाँ भी कर रहा है किस चीज़। और अगर हमने इंपोर्ट ज़्यादा किए, मंगाए ज़्यादा दूसरे देशों से, तो यहाँ सप्लाई भी ज़्यादा होगा। मतलब ओवरऑल इतना है कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई यहाँ कम होएगा, इंपोर्ट हम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा होगा, यहाँ मतलब इंडिया में। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जैसे हमने पढ़ा है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मतलब मैं सोच रही हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने के बाद ना शायद से ये जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, इसका भाव ना बहुत बढ़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 2 महीने के बाद इसको बेचूंगी, 2 महीने के बाद सप्लाई करूँगी, क्योंकि जब मैं महंगे प्राइस में बेचूंगी तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अभी ये मिल रहा है 20 रुपये किलो में, तो एक काम करती हूँ 2 महीने के बाद बेचूंगी, 30 रुपये किलो मिलेगा, तो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये मैंने एक्सपेक्ट की, मैंने सोचा। तो ये सोचने की वजह से अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से अभी मैं सेल कम करूँगी और सप्लाई अभी कम होगा। वही अगर मैं ये सोचूंगी फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज होएगी मेरे प्रोडक्ट की, तो मैं अभी सप्लाई ज़्यादा करूँगी। रीज़न ये है कि मैं बोलूँगी अभी प्राइस ज़्यादा है, मैं सेल कर देती हूँ, फ्यूचर में तो कम होएगी तो मेरे को प्रॉफिट कम होगा, तो मैं अभी सप्लाई ज़्यादा करूँगी, तो यहाँ सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे भी सप्लाई क्या हो रहा है, डिटरमाइन हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हमें पता है इंडिया मतलब फार्मिंग कंट्री एक तरीके से, यहाँ क्या होता है मोस्टली हर जगह एग्रीकल्चर पे 70% लोग डिपेंड है अराउंड। तो यहाँ क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जब इतना ज़्यादा है, तो अगर समझ लो नेचुरल कंडीशन मतलब अपनी क्लाइमेट कंडीशन, बारिश, मानसून, तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर समझे ये सही नहीं है, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो किसान की खेती तो खराब हो जाएगी ना, फसलें खराब हो जाएगी। उसी तरीके से क्लाइमेट कंडीशन अच्छी नहीं है, या धूप नहीं हो रही है, गेहूं के फसल के लिए हमें धूप की ज़रूरत रहती है। अब जब धूप ही सही से नहीं आ रही है तो गेहूं कैसे उगेगा। गेहूं के टाइम पे अगर बारिश हो गई, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होते रहती, तो उसी तरीके से गेहूं के टाइम पे अगर बारिश हो गई तो गेहूं तो टूट जाएगी, गिर जाएगी, फिर गेहूं तो खराब हो गई ना। तो इस तरीके से अब जब गेहूं खराब हो गई तो उसका सप्लाई कैसे होगा जब गेहूं हुआ ही नहीं है। उसी तरीके से कोई भी फसल के टाइम पे अगर थोड़ा सा भी क्लाइमेट कंडीशन या नेचुरल कंडीशन चेंज होता है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है हमारे सप्लाई पे। ये हमें भी पता है, ये नॉर्मल हमारे डेली लाइफ में होता है कि हमें भी पता है। कभी कल क्या हो जाता है, कांदे के भाव आसमान पे जाते, सबको पता है। आसमान मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक 100 रुपये किलो तक भी गया था, 150 रुपये किलो भी गया था। तो ये मतलब क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ, यहाँ मतलब उसका सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रहा था। हो सकता है वो लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से उसको रखे थे संभाल के, या तो कोई भी इसमें से रीज़न हो सकता है। इसी तरीके से और भी कुछ रीज़न रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने पॉइंट काफ़ी है और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, समझ में आने लायक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है, तो आप क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।